रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। कराची पॉलिटिक्स पर भी बात करेंगे। एमक्यूएम पाकिस्तान और एमक्यूएम लंदन के भी कुछ हालिया बयानात और कुछ एक्टिविटीज़ हुई हैं, उनका भी जायज़ा लेंगे और आपके सामने तफसीलात रखूँगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं पाकिस्तान की मजमूई पॉलिटिकल सिचुएशन की। जी हाँ, कल 25 मई है और इमरान खान का पीटीआई का ये दावा है कल वो 7 लाख, जी हाँ 7 लाख का मजमा लेकर पेशावर से फैज़याब होता हुआ उनका ये काफ़िला, जी हाँ पेशावर से फैज़याब होता हुआ उनका ये काफ़िला इस्लामाबाद को फ़तह करने के लिए निकलेगा। लेकिन कहा जाता है कि इस्लामाबाद और रावलपिंडी ने यह तय किया है कि इमरान खान को फैज़याब नहीं होने दिया जाना और उनकी गिरफ़्तारी पक्की है। ये गिरफ़्तारी कहाँ होगी, तो इस पर बात करने से पहले मैं ये वजाहत कर दूँ कि ये फैज़ का लफ्ज़ मैं इसलिए भी इस्तेमाल कर रहा हूँ कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के माबैन बिल्कुल सेंटर में एक फैज़ाबाद का इलाका है, आप इसको कहीं और मत ले जाइएगा। अच्छा, कहा जाता है कि राना सनाउल्लाह और जो ख़ास कर कुछ और शख्सियात हैं जिनके नाम नहीं लिया जा सकते, उन्होंने इमरान खान को गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया है। यही वजह है कि इमरान खान इसे खूनी मार्च की तरफ ले जाने की जो धमकी दे रहे हैं, उसके पीछे भी यही वजह है कि इमरान खान की गिरफ़्तारी होगी तो फैज़याब किसको होना है किसको नहीं होना। सिविलियंस राना सनाउल्लाह हो, शहबाज शरीफ हो, आसिफ जरदारी हो, इमरान खान हो, ये समझ रहे हैं कि जी इनकी फ़ाइट है, इनकी फ़तह होगी, इनकी शिकस्त होगी। लेकिन कहा जाता है कि शिकस्त और फ़तह कहीं और होनी है जिनका इन क़यादों से किसी भी किस्म का ताल्लुक़ नहीं है। सिंध के अंदर 144 लगा दी गई है, कराची में भी इस वक्त 144 है। पंजाब इस वक्त खासी मैदान जंग बना हुआ है खासा, और वहाँ पर तो अब जो वाक़या सामने आ रहे हैं कि पंजाबीज़म की बात की जा रही है पीटीआई के रहनुमाओं की जानिब से, पीटीआई को मुंसलिक किया जा रहा है पंजाबी पॉलिटिकल जमात से। इसके अलावा एक रिटायर्ड फ़ौजी अफसर ने रात को एक ही गोली चलाई और वो भी पुलिस एहलकार जो उन्हें गिरफ़्तार करने आया था उनके सीने में जा लगी और वो शहादत उसने पाली है। जस्टिस रिटायर्ड नासरा के घर पर, जो वलीद इकबाल हैं अलामा इकबाल के पोते, उनके घर पर छापा मारा गया। ये सिचुएशन चल रही है कराची में। खासा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है एमक्यूएम और लंदन से। पहले मैं थोड़ा सा एक बात करना चाहता हूँ। आज पीटीआई कराची का ये ख्याल था कि वो सिंध हाई कोर्ट को रात के 12 बजे खुलवा लेंगे। क्यों खुलवा लेंगे जी, मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह ही से ये इत्तला थी। क्यों कि रात भर पीटीआई के जो सदर सेक्रेटरी कराची के हैं और दीगर जो रहनुमा हैं MNA-MPs हैं, उनके घरों पर छापे पड़ते रहे और सुबह पीटीआई इस जोम में थी कि वो सुबह सिंध हाई कोर्ट पहुँचेंगे और वो दरख्वास्तें देंगे और दरख्वास्तों के ऊपर कार्रवाई होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फौरी तौर के ऊपर दोपहर में ये केस सुना जाएगा, और दोपहर में प्रोग्रेस नहीं होगी, पुलिस को नहीं बुलाया जाएगा तो फिर शाम को सुना जाएगा और शाम में उनको इंसाफ दिया जाएगा। और शाम में भी उन पर छापे बंद ना हुए, उनकी गिरफ्तारियां बंद नहीं हुई तो फिर रात की 11 बजे अदालत खोली जाएगी, क्योंकि लाहौर, इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट तो खुद ही रात के 12 बजे तक खुलती रही है। तो ये एक मामला था। हुआ क्या, जो बिलाल गफ़ार हैं या सईद आफरीदी हैं, इन समेत दीगर जो रहनुमा हैं, उन्होंने मुख्तलिफ जो एप्लीकेशंस हैं वो लगाई अदालत में, लेकिन अदालत ने जो है वो एक के बाद जो है वो तमाम दरख्वास्तें डिस्पोज ऑफ करती हैं, डिसमिस कर दी। आखिर में 3 बजे के करीब भी पीटीआई के वकला ने एक नई पटिशन तैयार की और कहा कि 144 गैर कानूनी है, छापे बंद किए जाएँ, फ़लाँ किया जाए। और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अलीम शेख से कहा कि जी आप इसको फौरी सुने। तो उनका ख्याल था कि शाम तक चलेगी अदालत, या रात की 11-12 बजे भी चल सकती है और IG की खिंचाई हो सकती है। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसा क्या हुआ है, गिरफ्तारियाँ हुई तो नहीं है, लिहाजा जब कुछ होगा देखा जाएगा और कल मामूल के मुताबिक इस केस की समाअत करेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा जो उनकी उम्मीदें थी अदालतों से पीटीआई की, वो उनकी उम्मीदें बर नहीं हो सकी। उसकी बुनियादी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अच्छा जी, 2 से 3 बड़े केसेस हैं और कराची की जो कराची हकूक़ या शहरी सिंध के हकूक़ का मामला है। अच्छा, उसमें जो मैंने कल व्लॉग बनाया था उसमें बहुत सारे लोगों ने महाजिर सूबा या जो कराची सूबा है उसके हवाले से बात की है कि क्या ये बन सकता है, नहीं बन सकता और बनना चाहिए। और क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन ने हालिया जो स्पीच की है और उस पर सिंध की तकसीम की लकीर और उसको मज़ीद गहरा करने की जो बात की है, उसके तनाज़ुर में कमेंट्स आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊँगा क्योंकि एग्जिस्ट क्या चीज़ करती है, कराची सूबा या महाजिर सूबा, या फिर एक और चीज़ है जो कि टेबल के ऊपर मौजूद है। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ और बहुत वसूख से कह रहा हूँ कि टेबल पर वो फार्मूला मौजूद है और एक लम्हे के लिए निकला था, लेकिन वो फिर दोबारा से रख लिया गया और एक वक्त आना है कि वो फार्मूला आएगा।
वो फार्मूला क्या होगा, कराची सूबा होगा, महाजी सूबा होगा, या कोई तीसरी चीज़ होगी। तो मैं उसकी तफसील मुकम्मल और एथेंटिक तफसील और मैं मुसद्दिका तरीके से जो आपको बता सकता हूँ वो बताऊँगा अगले व्लॉग के अंदर। कोशिश करूँगा उसकी तफसीलात रखूँ। आज ख्वाजा इजहारुल हसन का एक केस था, ये भी कल ही के केस की तरह था जैसे 21,000 से ज़्यादा नौकरियों का था। ये केस इतना इम्पॉर्टेंट है, इसकी तरफ बहुत कम लोग तवज्जो दे रहे हैं। ये इतना इम्पॉर्टेंट है, उसका अंदाज़ा कराची या शहरी सिंध के नौजवानों को है, ना सियासी जमातों को है। 2007 में बेनज़ीर भुट्टो की जो शहादत हुई थी, उनको मारा गया था, उसके बाद शहरी इलाकों के जो डोमिसाइल और पीआरसी थे वो चुन चुन कर डिस्ट्रिक्ट वाइज जलाए गए हैं। जी हाँ, मैं बड़े वसूख से कह रहा हूँ, अगर आप पुराने अखबारात पढ़ें तो एक छोटी सी खबर आपको मिलेगी कि सिविक सेंटर में फ़लाँ रिकॉर्ड को आग लग गई, फ़लाँ शर्की के रिकॉर्ड को आग लग गई, फ़लाँ डिस्ट्रिक्ट में आग लग गई, और लोग इसको नज़रअंदाज करते रहे। पॉलिटिकल इवन के एमक्यूएम भी इसको नज़रअंदाज करती रहे। एमक्यूएम ने भी इसको नहीं सोचा कि ये हो क्या रहा है। वो होता क्या था कि शहरी सिंध के जितने भी नौजवानों के डोमिसाइल और पीआरसी थे, उनको बारी करके आग लगा दी गई और वो सारा रिकॉर्ड जल चुका है। अब आपके नाम पर कौन रजिस्टर है और किसको नौकरी मिल गई है आपको भी नहीं पता। और जब आप कभी यानी कि अगर कोई 30, 35, 40 साल के हैं और नौकरी की तलाश में जाते हैं या आपके बच्चों के लिए नौकरी की तलाश में जाते हैं, तो पता चलेगा कि आपके एड्रेस और नाम के ऊपर पता नहीं किस किस को मुलाजमत मिल चुकी है। ये ख्वाजा इजहारुल हसन का एक केस है जाली डोमिसाइल और पीआरसी का। उसमें उसकी आज हेयरिंग होनी थी, लेकिन वो हेयरिंग नहीं हो सकी है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जी एक रुकन है जस्टिस यूसुफ सईद, वो आज दस्तयाब नहीं थे और इसकी वजह से इस केस की हेयरिंग हो गई। हालांकि ये केस एक मरतबा तकरीबन मुकम्मल सुना जा चुका है। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने ख्वाजा इजहारुल हसन के मुकम्मल दलाइल ले लिए थे, दोनों तरफ के दलाइल हो गए थे, लेकिन चूँकि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर सुप्रीम कोर्ट एलिवेट हो गए थे, तो इसकी वजह से ये दोबारा री हेयरिंग पर ये केस आ गया। और ख्वाजा इजहारुल हसन इस बात का इजहार भी कर चुके हैं, नाराज़गी का भी और शिकवा भी कर चुके हैं अदालत से कि मेरा केस पूरा सुनने के बावजूद दोबारा से उसको री हेयरिंग पर डाल दिया गया और ये मेरे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। लेकिन ये केस जो है वो 30 मई के लिए मुलतवी कर दिया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है और मैं एमक्यूएम ख्वाजा इजहारुल हसन हों या दीगर हों, उनसे भी यही है कि इसकी इम्पोर्टेंस को जानना, और इसकी इम्पोर्टेंस इतनी गहरी है कि ये माजी के 10 से 15 साल जो मुलाजमतें दी गई हैं और आइंदा जो 15 से 20 साल दी जाने वाली हैं, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का केस है। अच्छा जी, आज कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से एक मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने एक रीट्वीट किया है। बेसिकली ये ट्वीट किया था, ARY के सीनियर रिपोर्टर हैं फैज़ुल्लाह ख़ान, हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में से हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट था कराची यूनिवर्सिटी के हवाले से। कराची यूनिवर्सिटी में JDC ज़फ़र अब्बास आपके इल्म में हैं, जो कुछ करते हैं, उन्होंने क्या लगाया है, वॉक थ्रू गेट जो है सिक्योरिटी के वो लगाए हैं। और उस पर फैज़ुल्लाह ने एक ट्वीट किया और फैज़ुल्लाह ने ट्वीट ये किया कि कराची वाले यूनिवर्सिटी में आपके बच्चों की हिफाजत के लिए चंदे सदक़े से 4-4 हज़ार के चाइना वाले वॉक थ्रू गेट लग गए। रेंजर्स किस मर्ज़ की दवा है, इल्म नहीं। सिंध हुकूमत का सिक्योरिटी बजट कहाँ है, कोई नहीं जानता। सदके चंदे से गेट लगाकर खैराती इदारे हुकूमत की बैड गवर्नेंस को बचाते अपने चंदे खरे कर रहा है। तीनों तरफ उन्होंने बात की, जिसको रीट्वीट किया है मुस्तफ़ा अजीज़ाबादी ने। बिल्कुल दुरुस्त बात है कि अगर कराची यूनिवर्सिटी के अंदर यही हाल है, इतना बड़ा वाक़या हो गया और ये मामूली नौइयत के वॉक थ्रू गेट लगाए जा रहे हैं सिक्योरिटी के नाम पर, और वो भी एक खैराती इदारे से लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग खैराती इदारे को सदका खराज ज़कात देते हैं तो इस मत के लिए देते हैं, और फिर सिंध हुकूमत का बजट कहाँ है, कराची यूनिवर्सिटी का बजट कहाँ है, फिर सिक्योरिटी का जो बजट आता है वो कहाँ पर है भाई। ये वॉक थ्रू गेट हमने हर इलाके में देखे हैं, हर चौक के ऊपर देखे हैं और हर छोटी बड़ी इमारत में देखे हैं। 2 से 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं चलते और ये कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मामूली नौइयत के, बिल्कुल थर्ड क्लास क्वालिटी के ये वॉक थ्रू गेट हैं। जैसे कोविड आया था तो उसके अंदर आपके इल्म में होगा कुछ मशीनें लगाई गई जिसमें से गुजर के पानी की छिड़काव हुआ करता था। पता चला कि वो मसनूई किस्म की मशीनें थीं। 2-4 दिन के अंदर उनकी मोटर उड़ गई और सारी चीज़ें हो गई, तस्वीर भी खींच ली गई और सब कुछ हो गया। बिल्कुल इसी नौइयत का ये मामला है। तो इस सिलसिले में आपकी क्या राय है, अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आज के व्लॉग के हवाले से ज़रूर दीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।